हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। इस वीडियो में आरआरबी जेई 18 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एएलपी और आरपीएफ के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पीएच मान 11 हो तो क्या होता है। पीएच मान से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है ना, इसलिए पीएच मान से रिलेटेड सभी प्रश्नों को आपको याद रखना चाहिए था। पीएच मान की बात करते हैं। 11 हो तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा, ये तो मालूम है पहले। तो ये क्या होगा, पीएच मान 11 होने का मतलब है कि बहुत, ये बिलियन क्या है, बहुत क्षारीय होगा। बिलियन बहुत क्षारीय होगा। पीएच मान की बात करते हैं। और पीएच मान 7 से ज़्यादा होने पर बिलियन क्षारीय होता है, कम होने पर अम्लीय होता है, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। अब पीएच जो मान का पैमाना है 0 से 14 के बीच होता है। पीएच मान का आविष्कार पूछे किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। और पीएच मान से कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे मानव रक्त का पीएच मान अगर पूछे तो कितना होता है। देखिए, आने वाले जितने भी एग्जाम है, आप रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं, या तो एएलपी का मेंस होने वाला है, या तो आरआरबी आपका एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे वो बहुत ही लाभदायक रहेगा और एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वहाँ पर याद रखना है, अभी नहीं तो बाद में पछताइएगा, ठीक है। इसलिए याद रखना है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.35 से 7.45 होता है। ये हो गया मानव रक्त का पीएच मान। अगर पूछे कि समुद्री पानी का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग 8 के बराबर होता है वो समुद्री पानी का पीएच मान। नींबू का पीएच मान पूछे तो 2 से 3 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा, तो 5.6 से नीचे होगा ना, कम होगा, 5.6 से कम होगा। अगर शुद्ध जल का पीएच मान पूछे तो 7 होता है ना, उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित। एक प्रश्न पूछा गया था और कि जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन में से उसका आंसर क्या होता है, विद्युत जनरेटर है ना, ये जो कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित है। अब उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन देखते हैं, जो कि आने वाले आपको परीक्षा में काम आएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के मुताबिक किसी धनात्मक गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल की दिशा निर्धारित करने के लिए दाएं हाथ की अंगुलियों को इस तरह रखा जाता है। किस तरह रखा जाता है, देखिए ये है ना, इस तरह से आपको रखा जाता है। ये अंगूठा इधर रहेगा और ये जो तर्जनी इसको बोलते हैं, और मिडल फिंगर ये इधर रहेगा, ठीक है। ये मतलब कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर ये होता है। अब इसमें क्या है, जो कि अंगूठा है ये वेग को दर्शाता है, वेग को। तर्जनी जो है, अंगुली तर्जनी ये वाला, वो आपको दर्शाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। और मध्यमा जो है ये परिणामी चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करता है। तो ये रहा आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ना, इस पर ये विद्युत जनरेटर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 बी का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 51 का बी ये किससे संबंधित है, तो आपको तीनों याद रखना है, अनुच्छेद 51 का ए, बी और सी। तो देखिए बी, तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी संबंधित है राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। पहले ये ध्यान रखिए, 51 का जो अनुच्छेद है ए, वो है किससे संबंधित है, वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51 का ए। तो बी के बारे में आपको मालूम हो गया, अनुच्छेद 51 का बी क्या है, राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, राज्य के बारे में, ठीक है। और अनुच्छेद 51 का ए, इसमें क्या है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, राज्य के बारे में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 51 का ए। लेकिन सिंपल अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 में है। ये आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 का ए जो है ये राज्य के बारे में, ये राज्य के बारे में है। और ये 51 ये अलग हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है। और अनुच्छेद 51 ए बी हो गया। और सी के बारे में क्या, सी में है कि राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा, और मध्यस्थता द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा को प्रोत्साहित करना अनुच्छेद 51 का सी में है। अब यहाँ से कुछ कन्फ्यूजन वाला चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे देखिए मौलिक कर्तव्य, ये किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के ए में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। और यही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस भाग में है? तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 में, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में, और मौलिक कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का ए में है। अनुच्छेद 51 का ए में है, ये ध्यान रखना है। फिर समझिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, और मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए में है। और जो कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सभी याद रखना है। नेक्स्ट है चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब ने रखा था। चक्रवात दाना का नाम सऊदी अरब ने रखा था, ठीक है। लेकिन WMO जो कि विश्व मौसम विज्ञान है उसके मुताबिक इसका नाम का सुझाव दिया था कतर ने, लेकिन नाम रखा था किसने? सऊदी अरब ने। अच्छा एक क्वेश्चन और आएगा कि फेंगल का ये नामकरण किसने किया? तो फेंगल का नामकरण भी सऊदी अरब ने ही किया था। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ना 1956 के तहत कितने केंद्र शासित बनाए गए थे? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 14 राज्य बनाया गया था। ये ध्यान रखना है, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में बार बार आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर, मतलब भाषाई आधार पर, पहला राज्य कौन सा गठन किया गया? तो पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का किया गया था। अब यहाँ 2 प्रश्न और याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब लागू हुआ था? ये अधिनियम है 1956, ठीक है। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? अगर ये पूछे तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। ये ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजन वाला इसलिए, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो आयोग जो होता है ना, आयोग है तो वो पहले आएगा 1953 में, आयोग बनेगा तभी तो फिर कोई अधिनियम बनेगा। तो अधिनियम वाला है बाद में 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होगा 1953 में, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है नारी शक्ति बंधन अधिनियम से क्वेश्चन आया था। अब इसमें जो भी ऑप्शन में होगा उसके अनुसार से आंसर होगा। अब इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकता है वो ध्यान रखना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को जो कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो इसमें 1/3 यानी 1/3 1/3 सीट का आरक्षण दिया गया है। आपका लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया, यानी 33% आरक्षण दिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि किस संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया, मतलब लागू किया जाएगा, किस संविधान संशोधन के तहत है ये? तो 106वां है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होता है, 33% का आरक्षण यानी कि 1/3 सीट का, और 106वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 में किसने किया था? तो भारतीय महिला संघ की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। अब एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना मद्रास के अडियार में हुई थी। अब एनी बेसेंट है, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कभी दूसरा बदल के, कभी दूसरा बदल के, जैसे कि इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या आता है? होम रूल की स्थापना मद्रास में किसने किया था? तो 1916 में इसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। एक क्वेश्चन आएगा कि न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट ही है। तो इतने सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में बना है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु के मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बना है, और ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है ना, भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर। अब इसी तरह प्रश्न आएगा कि बृहदेश्वर मंदिर ये किस शैली में बना है? तो बृहदेश्वर मंदिर भी द्रविड़ शैली में बना है। बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है, और ये भी तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा
राज चोल प्रथम ने करवाया था, है ना। राज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसी के नाम पर है राजा राजेश्वर मंदिर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुलशेखर पांड्य ने करवाया था। कुलशेखर पांड्य ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पांड्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था? अब ये प्रश्न देखिए नाटो से रिलेटेड वो आपको 17 तारीख को भी पूछा गया था, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब संस्थान। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था, कहाँ? वाशिंगटन डीसी में हुआ था, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था जुलाई 2024 में। और 2025 में कहाँ होगा वो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2025 में कहाँ होगा? नीदरलैंड के हेग में होगा, है ना। जून 2025 में नीदरलैंड के हेग में होगा। अब नाटो से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण है, जो पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, वो याद रखना है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दोनों ध्यान रखना है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय पूछे तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो में कुल कितने सदस्य देश है? तो 32 देश है। 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें याद रखना है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित, ये बोला क्या? हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो PR श्रीजेश बने। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो PR श्रीजेश। अब एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी टीम से, ये ध्यान रखना है। और इनको 2017 में पद्मश्री, 2021 में खेल रत्न पुरस्कार इसको मिला है। और अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है, ये ध्यान रखना है, हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 251 किससे संबंधित है? ये तो ये है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता से निपटता है। ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 251 संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगतता से निपटता है। अब अनुच्छेद 249, 50 ये भी याद रखना है आपको, है ना। 51 से पूछ लिया है, 49, 50 याद रखना है। क्या अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। फिर समझिए, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 में क्या है? यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को होगी। यह अनुच्छेद 250 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? अब दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इससे निश्चित रूप से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण है वो सभी याद रखेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे, आप उसमें निश्चित रूप से आंसर आसानी से करके आइएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक पूछा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा, ये ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा था ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया था उसका क्रम क्या है, सही क्रम क्या है? तो ये 5 राजवंशों ने शासन किया था, याद रखना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। याद कैसे रखना है? गुलाब, एक लाइन लिखने जाए, गुलाब खिले तो सांस लो। अब इसे पांचों आपको सीरियल से याद रहेगा, यही क्रम है इसका। गुलाब खिले यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाब खिले तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश और लोधी वंश। ये पांचों आपको क्रम से याद रहेगा। गुलाब खिले तो सांस लो यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश और लोधी वंश। अब ये याद रखना है, गुलाम वंश का जो है शासनकाल जो था वो 1206 से 1290 था। खिलजी वंश का 1290 से 1320 और तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक था। और सैयद वंश का 1414 से 1451 तक और लोधी वंश का 1451 से 1526 तक। और सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा ये पूछा जाएगा तो तुगलक वंश इसका आंसर हो जाएगा ना। 1320 से 1414 तक यानी लगभग 100 वर्ष का है, आसपास है ये। तो सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा तो तुगलक वंश का, ये याद रखना है। अच्छा, इसका संस्थापक कौन कौन है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था तो इसका संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश भी आंसर होता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था
तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तुगलक वंश का संस्थापक पूछे तो गियासुद्दीन तुगलक, याद रखना है, सभी नोट कर लेना है। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक तो खिज्र खान, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था, ठीक है। लेकिन याद रखना क्या, बकलोल लोदी थे, आपको याद रहेगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बकलोल लोदी था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक पूछे तो वो था इब्राहिम लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी को हराया था ना बाबर। तो उसके बाद से ये दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। पानीपत का पहला युद्ध जो 1556 में हुआ था, 1526 में पहला युद्ध, तो उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया था और बाबर ने फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध में विजयी कौन रहा था? बाबर, है ना। इसको इब्राहिम लोदी को हराया था। तो अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, ये याद रखना है। अच्छा, आगरा शहर की स्थापना पूछा जाता है, किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन मिले हमको, तो आपको बता दिए सारे, है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली शिफ्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।